स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, आज हम लोग पूरी पुष्प की संरचना को देखने वाले हैं। पुष्प में क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं जनरली एक पुष्प है गुड़हल का। ठीक है, आपको सेम उसी तरह नहीं बनाना है, क्योंकि उनके आपको कुछ इस टाइप से पुष्प को बनाना है कि उनके सभी भाग स्पष्ट रूप से आप लिख सको। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ इस टाइप से पुष्प बनाना है। अगर आ जाए पुष्प की संरचना तो आपको इसी तरह से पुष्प को बनाना है। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पुष्प की संरचना को पूरा समझाऊंगा। पुष्प के कितने भाग होते हैं, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, सब कुछ समझाने वाला हूँ इस पुष्प के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग समझिए, ये जो आपका है ये क्या है। ठीक है, ठीक है, ये है आपका स्टूडेंट दल पुंज। ठीक है, ये है स्टूडेंट दल पुंज। ठीक है, तो ये भी आपका दल पुंज है, मतलब दो हैं तो दोनों आपके दल पुंज है। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, ये है स्टूडेंट वाहिदल पुंज या वाहिदल पुंज। वाहिदल पुंज। ठीक है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, वाहिदल पुंज है। एक एक को आप लोगों को अच्छे से समझना है। आप लोग अपना नोट उठाइए, ऐसे पुष्प बनाइए। ठीक है, पुष्प बनाना नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसे देख लेना। ये है दल और ये है वाहिदल। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। ये है आपका, अब हम लोग ऊपर देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका पूरा आपका क्या है, पुंकेसर है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, पुंकेसर। ये आपका जो पूरा है एक पुंकेसर है। ठीक है, और ये जो है आपका स्त्री केसर है, पुंकेसर। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, ये क्या है, पूरा जो आप लोगों का है ये है पुंकेसर। इनके भाग को मैं इस तरफ आप लोगों को दर्शाऊंगा। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, अब ये आप लोग समझिए, इनके पहले इधर। ठीक है, ये आपका क्या है, पराग कोश। ये आपका क्या है, ये आपका है स्टूडेंट पराग कोश। इसके अंदर होते हैं पराग कण। पराग कण जो होते हैं जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये जो आपका डंठल है इसे हम लोग कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु। आप लोग जो गुड़हल का पुष्प होता है उसमें इन सभी भाग को देख सकते हो। ये आपका होता है पुतंतु। ठीक है, अब हम लोग ऊपर देखेंगे। ये आपका क्या है, ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये है वर्तिका। क्या है स्टूडेंट, वर्तिका। ठीक है, वर्तिका क्या है, वर्तिका। ठीक है, तो इतना समझ में तो आ ही गया होगा, आई होप। और ये जो होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैं आप लोगों को समझा दूं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण। किसके अंदर, पराग कोश के अंदर। और इस चीज को, ये जो आपका पूरा भाग है इसे हम लोग कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, और ये जो आपका पूरा होता है स्टूडेंट इसे मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ा और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। और इनके अंदर जो इस टाइप से हैं ये क्या है, ये है स्टूडेंट बीजांड। क्या है, बीजांड। तो आई होप कि आप लोगों का जो पुष्प की संरचना है वो तो इतना ही होगा। ठीक है,
दलपुंज, दल और दलपुंज, वाह्य दलपुंज, वर्तिका, वर्तिका ये है, ठीक है। अब यहाँ आपकी एक नली आती है, जब ये आपका परागकण ये वर्तिका पर आता है तो इस नली के द्वारा इस मादा युग्मक के अंदर चला जाता है, तब भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, और एक नया पौधा का निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं परागण। परागण मैं आप लोगों को पढ़ा दिया है ऑलरेडी, देख लेना, ठीक है। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि इसमें आपका सहायक चक्र क्या है और आवश्यक चक्र क्या है, तो आई होप कि आप लोग बता दोगे स्टूडेंट। इसमें जो सहायक चक्र है वो क्या है? इसमें आपका सहायक चक्र जो केवल सहायता करता है, जिसका मतलब देखिए सहायक चक्र जो देखिए इसका क्या है, वाह्य दलपुंज और दलपुंज ये केवल सहायक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केवल लगे रहते हैं, इनके आकर्षण को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये लाल कलर का, रेड कलर का, और ये दलपुंज, ठीक है। दलपुंज आपका रेड कलर का होता है और वो ग्रीन कलर का। अब आपका मैं पूछूं आवश्यक चक्र क्या है? आवश्यक चक्र तो आप लोगों को बताना है स्टूडेंट, पुमांग और जयांग। पुमांग जयांग यानी कि मादा और नर, ठीक है, लेकिन आप लोग उसमें पुमांग और जयांग ही लिखना। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज पुष्प की संरचना। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को पुष्प की संरचना समझ में आ गया होगा। इससे मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से उनके भाग को बताया है, ठीक है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए पुष्प की संरचना तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे जो पुष्प की संरचना में जो आपका भाग होता है पुमांग यानी कि एंड्रोसियम, जिसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। उनका जो पुंकेसर होता है, ठीक है, उसको अब हम लोग डिटेल में समझेंगे पुमांग के बारे में, ठीक है। तो आप लोग पुष्प में देख सकते हो कि इस प्रकार से होता है। ये मैंने एक अलग सा पुष्प बनाया है, इसमें आप लोग देख सकते हो ये जो भाग होता है इसी को पुंकेसर या पुमांग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका नर भाग होता है। तो यहाँ आप लोग समझिए स्टूडेंट, इसमें जो आपका ये ऊपर का होता है, इसको मैंने बताया अभी पुष्प में, लेकिन इसमें भी बताना जरूरी है। ये होते हैं परागकोश। क्या होते हैं? परागकोश, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है स्टूडेंट, इसके अंदर परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण, ठीक है। इसके अंदर परागकण पाया जाता है। अब ये आपका परागकोश है और ये जो है आपका ये डंठल यानी कि पुतंतु, ये आपका है पुतंतु, ठीक है। जो पुष्प में होता है संरचना वो आपका पुतंतु है। जिस प्रकार में से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पुमांग, उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अभी इसमें आपको मिलेगा लघु बीजाणु जनन, जो कि आप लोगों को पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये है पुतंतु। अब स्टूडेंट यहाँ मैंने क्या किया है, एक परागकण को दर्शाया है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से एक परागकण होता है, ठीक है। यहाँ ये जो है स्टूडेंट, ये आपके 4 चैम्बर हैं, ठीक है। और ये जो आपके हैं ये 4, ये है लघु बीजाणुधानी। क्या है? लघु बीजाणुधानी। अब स्टूडेंट जो आपका लघु बीजाणुधानी होता है, इसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है? यहाँ आप लोग समझिए लघु बीजाणु का निर्माण, इनके द्वारा ही क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। किसके द्वारा? लघु बीजाणुधानी द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इतना आप लोग समझिए स्टूडेंट, एक एक स्टेप को समझते हुए चलिए। इनका निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी जो ये है 4 चैम्बर, ठीक है। ये 4 चैम्बर में जो आपके ये है लघु बीजाणुधानी है, जिसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, या आप लोग कह सकते हो परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। परागकण का निर्माण होता है। तो ये आप लोगों को ऐसे बनाने हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ऐसे आप लोगों को बनाना है। तो ये आपके हैं चैम्बर और इसमें आपके लघु बीजाणुधानी होते हैं, इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे परागकण कहते हैं। तो ये हुआ पुमांग। इसके मैं आप लोगों को समझाऊंगा लघु बीजाणु जनन, कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होने की, परागकण का निर्माण कैसे होता है, इसे समझो। यह है नर भाग का आपका पुमांग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना।
अब स्टूडेंट हम लोग पूरा समझने वाले हैं लघु बीजाणु जनन को, ठीक है। लघु बीजाणु जनन ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्या है, मैंने केवल छोटा सा एक डेफिनेशन लिख दिया है कि पुष्प में परागकणों के निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। जो पुष्प होता है उसमें जो परागकणों का निर्माण होना ही या लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। जिसमें जनन शब्द हो उसी का निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण, या आप लोग परागकण का निर्माण भी कह सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने इसके पहले एक चित्र बनवाया था, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, मैंने एक बनाया था, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को उसे बनाकर समझाता हूँ। ऐसे आप लोगों को स्टूडेंट बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बनाना है, और ये जो है आपकी लघु बीजाणु धानी है, ये आपकी क्या है, लघु बीजाणु धानी है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें आपके कैसे इसका निर्माण होता है, जो आप लोगों का परागकण होता है उसका कैसे निर्माण होता है, ठीक है, उसे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। परागकोश में क्या होते हैं, अधोस्तरीय कोशिका होती है, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन हम लोग अधोस्तरीय कोशिका को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो परागकोश जो होते हैं, परागकोश में देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना, अधोस्तरीय कोशिका, यहां आप लोगों को लिखना है अधोस्तरीय कोशिका। अब स्टूडेंट जो अधोस्तरीय कोशिका होता है इसके अंदर होता है, परागकोश के अंदर होता है, ध्यान से समझो, ऐसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। परागकोश के अंदर अधोस्तरीय कोशिका होता है, और जब ये अधोस्तरीय कोशिका विकसित हो जाता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, अधोस्तरीय कोशिका जो है वो विकसित होकर क्या बनाता है, प्रपशु कोशिका, ठीक है, प्रपशु कोशिका, ठीक है, प्रपशु कोशिका। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, विभाजित होता है प्रपशु कोशिका, यानी कि इसका क्या होता है, ये विभाजित होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और इसमें अगर विभाजन देखा जाए तो वो होता है समसूत्री विभाजन, लेकिन यहाँ आप लोग लिख दीजिए विभाजित, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ विभाजित होकर क्या बनाता है, दो चीजें बनाती हैं। नंबर फर्स्ट, ये विभाजित होकर क्या क्या बनाते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये जो है आपका विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाता है, ठीक है। इसका ये विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाता है, ठीक है। फिर क्या बनाता है, नंबर सेकेंड, प्राथमिक, यहां आप लोग समझिए, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। ये दो चीजों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आप लोग समझिए इसका चित्र कैसे बनता है, ठीक है। जो आप लोगों का लघु बीजाणु जनन होता है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे जो स्तरों में विभाजन, अभी आप लोग चित्र में समझ जाओगे, जो स्तरों में विभाजन होता है, वाह्य स्तर, मध्य स्तर, और आपका जो है टेपिटम, ठीक है। इनको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, चित्र को समझो, पहले इतना समझो, परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपशु कोशिका में हो जाता है, और ये विभाजित होकर नंबर फर्स्ट प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नंबर सेकंड प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका में टूट जाता है। अब ये क्या होगा, एक चित्र में आप लोगों को समझाऊंगा जो स्तरों में विभाजन होगा, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से आप लोगों को चित्र को खींचना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ आप लोगों को चित्र को अच्छे से खींचना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों को लघु बीजाणु जनन को समझने के लिए आप लोगों को चित्र को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम लोग 3 लेयर बना देंगे, ठीक है, यानी कि 3 लेयर। अब इस पर आप लोगों को 3 लेयर बनाना है, ठीक है। आप लोगों को इस पर 3 लेयर बनाना पड़ेगा, वाह्य स्तर,
मध्य स्तर और टैपिटम। ठीक है, अभी आप लोग समझ जाओगे। ऐसे आप लोगों को बनाना है स्टूडेंट 3 लेयर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने नोट में अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ जो है ऐसे बनाना है, मैं यहाँ 3 लेयर बना देता हूँ। ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, ये है आपका क्या है स्टूडेंट, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ये जो मैंने ये लेयर बनाया है। ठीक है, ये अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को प्राथमिक वित्तीय कोशिका समझ में आया। ये आपका है वाह्य स्तर। क्या है, वाह्य स्तर। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, वाह्य स्तर। अभी पूरा नहीं बना है, अभी आप लोगों को और भी समझना है स्टूडेंट। और ये जो है आपका अंदर का, ये है मध्य स्तर। क्या है, मध्य स्तर। ठीक है, और यहाँ अंदर का जो है वह टैपिटम, या आप लोग इसे इस टाइप से भी बना सकते हो स्टूडेंट। ये जो अंदर का होता है इसे हम लोग कहते हैं टैपिटम। ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है स्टूडेंट, टैपिटम। टैपिटम, ठीक है, ये है आपका टैपिटम। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आप लोग समझिए, इसके अंदर क्या होते हैं, पुंबीजाणु जनन कोशिका होते हैं। इनके अंदर पुंबीजाणु जनन कोशिका होते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पुंबीजाणु जनन कोशिका होते हैं, और इसे आप लोग क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेयर बना दो। ये पुंबीजाणु जनन कोशिका होते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ एक और कोशिका बनती है, और यहाँ क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर आपको यहाँ 4 कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपका है पुंबीजाणु जनन। ठीक है, कोशिका, यहाँ आप लोग लिख लेना पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, यहां से आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका है चित्र, और आप लोगों को ऐसे बनाने हैं। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएंगे। और ये है आपका लघु बीजाणु, यानी कि प्राग कणों का निर्माण ऐसे ही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को लघु बीजाणु समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं यहाँ स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ प्राथमिक पुंबीजाणु जनन से जब समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये प्राथमिक पुंबीजाणु जनन से जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है। ये देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ आप लोग देखिए ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 आपके बनते हैं लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत इजी है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ आप लोग लिखिए पुष्प में परागकणों के निर्माण होना ही जो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका आपका जो है वो प्रपशु कोशिका में विकसित हो जाता है, और फिर इसे विभाजित होकर प्राथमिक वित्तीय कोशिका, सेकंड प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बना लेता है। ये चित्र आप लोग समझिए छोटा सा, फिर यहाँ आप लोग छोटा सा आप लोग इसे लिख देना। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहाँ हम लोग स्टूडेंट समझेंगे परागकण की संरचना, यानी कि जो परागकण होते हैं परागकोश के अंदर, उनकी हम लोग संरचना को समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोग यहाँ देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अंतःचूल बनाने हैं। यहाँ आप लोग समझिए, इस टाइप से आप लोगों को बनाने हैं, और इनका जो है केंद्रक बीच में रख देना है। ठीक है, ये केंद्रक, और आप लोगों को कैसा बनाना है, यहाँ इस टाइप से। ठीक है,
कण की संरचना ऐसे ही होती है कुछ इस टाइप से, ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है ऐसे होता है। और ये जो है आपका स्टूडेंट, मैं यहाँ इनके भागों को दर्शा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जो आपका ये है, ये चीज, ये जो यहाँ खाली स्थान है हर जगह, ये है जनन छिद्र, क्या है, जनन छिद्र, ठीक है। और ये है जो आपकी ये है केंद्रक, क्या है, केंद्रक। और ये जो है आपका ये आपका, ठीक है, ये आपका अंतःचूल है, यानी कि जो अंदर का लेयर है, ठीक है, अंतःचूल। और ये है आपका स्टूडेंट बाह्यचूल, ठीक है, बाह्यचूल और अंतःचूल, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जब परागकण जो है, इसका जो परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, कहां पहुंचता है स्टूडेंट, जो इसका परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो जनन केंद्रक जो आपका ये अंदर का केंद्रक है टूट कर दो केंद्रक बना लेता है। ये स्टूडेंट यहां समझो, मैं आप लोगों को दोबारा एक समझाता हूं। ये आपका स्टूडेंट जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये जो है परागकण जो है, इसकी मैं संरचना बता रहा हूं एक एक परागकण की, ठीक है, ये आपका एक परागकण है। तो जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो जनन केंद्रक यानी कि जो केंद्रक होते हैं वो टूटकर दो भागों में बट जाते हैं या दो केंद्रक बना लेता है, जिसे नर युग्मक कहते हैं, ये आपका नर युग्मक है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो है आपका ये है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, ठीक है। और ये जो आपका है ये वर्धी केंद्रक है, क्या है, वर्धी केंद्रक, ठीक है। यहां मैंने कहा क्या है कि जब परागकण, क्या है स्टूडेंट, परागकण वर्तिकाग्र कहा जाता है स्टूडेंट, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जो परागकण है स्टूडेंट जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तभी आपका परागण की प्रक्रिया होती है, परागण मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहुंचता है तो जनन केंद्रक, जो आपका जनन केंद्रक होता है, या आप लोग केवल केंद्रक भी कह सकते हो, ठीक है, केंद्रक टूटकर, यानी कि ये क्या करता है, टूटकर दो केंद्रक बना लेता है, क्या होता है, दो केंद्रक बना लेता है। यही आपका एक केंद्रक टूटकर दो केंद्रक बना लेता है, जिसे नर युग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे नर युग्मक कहते हैं। स्टूडेंट परागण जो आप लोगों का परागकण की संरचना है बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और ये आप लोगों को जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है इतना। आप लोग परागकण की संरचना में छोटा सा टॉपिक है, छोटा ही आप लोगों के इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1-2 नंबर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को परागकण की संरचना ऐसे ही दिखानी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पुष्प की संरचना और आप लोगों को पुमांग जो है, पुमांग के भाग, और आप लोगों को लघु बीजाणुजनन और परागकण की संरचना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को चित्र ध्यान रखना है स्टूडेंट, चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहले क्या होता है, जब तक ये आप लोगों का परागकण जो है वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचता है तब तक इसका केंद्रक एक होता है, जब ये पहुंच जाता है दो केंद्रक में, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक में बट जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा परागकण की संरचना। तो ये आप लोगों को चित्र ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे आगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पुष्प की संरचना, सेकेंड स्टेप था पुमांग, ठीक है, पुमांग मतलब नर भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तरी केसर यानी कि जायांग यानी कि मादा भाग, ठीक है, जो मादा भाग होते हैं पुष्प के। आई होप कि आप लोग पुष्प की संरचना में समझ गए होंगे। मादा भाग वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये जो है पुष्प के मादा भाग है, ठीक है। तो और मैंने आप लोगों को पढ़ाया लघु बीजाणुजनन और परागकण की संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तरी केसर, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, जो कि इंपॉर्टेंट है लघु, यानी कि उसमें बताया लघु, तो इसमें बताऊंगा गुरु बीजाणुजनन, जो कि स्तरी केसर के ही अंतर्गत आता है, यानी कि गुरु बीजाणुजनन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे गुरु बीजाणु स्तरी केसर को पहले समझो जायांग को, ठीक है। जायांग जो है
पुष्प आपके जो स्त्री केसर है पुष्प का मादा जननांग है। आपको पता है कि जो स्त्री केसर है ये पुष्प का मादा जननांग है। स्त्री का अर्थ होता है मादा, तो स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, चाहे जो स्त्री केसर हो चाहे जो पुष्प के हैं उनके 3 भाग होंगे। ठीक है, नंबर 1 वर्तिकाग्र, ठीक है, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं। अगर पुष्प में दिखाया जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन 3 भाग याद कर लेना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को बताता हूं इनके जो भाग हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, आगे हम लोग इसे देखेंगे, ध्यान से देखना है स्टूडेंट। ठीक है, यहां जो आपका ये है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। ये जो पुष्प के ऊपर का भाग होता है ये वर्तिकाग्र होता है। ये आपका है वर्तिका। क्या है? वर्तिका। और ये जो है आपका नीचे अंडाशय, ये है अंडाशय। ठीक है, समझ में आया? ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये पुष्प का भाग है। ठीक है, जो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, तो इन तीनों को समझ में आया। तो स्टूडेंट इसके 3 भाग होते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, यहाँ आप लोग समझिए पहले वर्तिकाग्र जो होता है उनका कार्य। वर्तिकाग्र जो होता है पराग कणों के अवतरण मंच का कार्य करता है। जो परागकण होते हैं उनके जो ऊपर, ठीक है, ये आपका वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो ये जो होता है परागकण के अवतरण मंच का कार्य करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया। दूसरा, वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग है। ये जो आप लोग देखिए लंबा सा पतला भाग है। ठीक है, और ये जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है, ये क्या होता है? ये देखिए वर्तिकाग्र ऊपर है, उसके नीचे वर्तिका होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। तो इन दोनों पॉइंट को समझो, नोट करो। ठीक है, तीसरा है स्त्री केसर का उभरा हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, जो स्त्री केसर होता है वो उभरा हुआ भाग होता है, तो ये जो होता है अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट, पहले आप लोग, ये आपका अंडाशय कहलाता है, ये वर्तिका। ठीक है, वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला भाग होता है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। तो यहाँ आप लोगों को ये समझ में आया स्त्री केसर के जो जायांग भाग हैं तीनों। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। पहले आप लोग समझो थोड़ा बीजांड के बारे में, फिर उनकी संरचना को समझना। ठीक है, बीजांड जो होते हैं अंडाशय में उपस्थित होते हैं। बीजांड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? अंडाशय, जो पुष्प का या स्त्री केसर का उभरा हुआ भाग होता है। यहाँ आप लोग देखिए स्टूडेंट, ये जो होता है ये अंडाशय है और इनके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो बीजांड अंडाशय में उपस्थित होता है। एक अंडाशय में कई बीजांड होता है। आपको समझ में आया? एक अंडाशय में कई सारे बीजांड होते हैं। बीजांड 2 आवरण से घिरा होता है। बीजांड जो होते हैं वो 2 आवरण से घिरा होता है, बाह्य आवरण और दूसरा अंतः आवरण। 2 आवरण है, एक तो बाह्य आवरण और दूसरा अंतः आवरण। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझो, फिर मैं आप लोगों को इनकी संरचना को समझाने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आप लोगों का बीजांड की संरचना है, तो आपको बीजांड अंडाशय में उपस्थित होता है। ठीक है, एक अंडाशय में कई बीजांड होते हैं और बीजांड 2 आवरण से घिरा होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। अब मैं आप लोगों को बीजांड की संरचना को समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ स्टूडेंट आप लोगों को समझना है बीजांड की संरचना। मैंने यहाँ एक बनाया है बीजांड। ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही बनाना है और इसकी हम लोग संरचना को समझने वाले हैं। ये जो है आपका अंदर का यही इतना बीजांड है। ठीक है, अब इनकी संरचना को समझिए, लेकिन आप लोगों को पूरे के समझना पड़ेगा। अगर बीजांड की संरचना आएगी तो इन पूरे को आप लोग दर्शा देना, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा और इम्पोर्टेंट है और सरल रहेगा बनाने में। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपको पुष्प के पहले ही मैंने बताया था, ये क्या है? वर्तिकाग्र। ठीक है,
मैंने आप लोगों को पुष्प की संरचना पढ़ा ही दिया है, तो उसमें मैंने सबको बताया है, इसलिए मैंने पुष्प की संरचना पहले पढ़ा दिया, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक में उसकी ज़रूरत है, हर एक टॉपिक में हमें उनके एक ना एक भाग जरूर देखना पड़ता है। तो उन्हें अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को हेल्प भी मिलेगा। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, ठीक है। एक एक भाग को समझो। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्या, अब हम इनके जो भाग को पूरा देखने वाले हैं। अब ये जो आपका है ये ठीक है, ये आपका क्या है, बाह्य आवरण। अभी मैंने इसके जस्ट डिफिनीशन के साथ बताया है, बाह्य आवरण क्या है, बाह्य आवरण, ठीक है। ये आपका क्या है, बाह्य आवरण। तो इतना समझ में आया। अब इनके जो अंदर का आवरण है ये आपका है अंतः आवरण, बाह्य आवरण एवं इंदौर अंतः आवरण, ठीक है। ये दोनों हो गए बाह्य आवरण और अंतः आवरण, और ऊपर वर्तिका और नीचे वर्तिका, ठीक है। एक एक को मैं आप लोगों को ध्यान से बताता हूँ, ठीक है, तब आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। ये जो आपका है यहाँ खाली सा स्थान, ये है बीजांड द्वार। क्या है स्टूडेंट आपका, बीजांड द्वार। ये जो आपका बीजांड है उसका एक द्वार है, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ देखिए स्टूडेंट ये, ठीक है, ये है बीजांड द्वार। और इसका नाम आप लोग स्तरीय केसर भी दे सकते हो, पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ, इसलिए स्तरीय केसर भी नाम दे सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। और ये आपका पूरा क्या है, अंडाशय। एक एक को मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, आधाना होता है, ठीक है, आधाना है, ठीक है, होता है वृंत, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब स्टूडेंट यहाँ आपकी होती हैं 3 कोशिका, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और यहाँ जो आपका देखिए, यहाँ आपका ये लाइन है और ये लाइन है, इनके बीच खाली स्थान है, इसे हम लोग कहते हैं निभाग, इसे क्या कहते हैं, निभाग। यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ जो खाली स्थान है ये देखिए बीच में, इसे निभाग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इनके बीच में केंद्रक होता है, ठीक है। और यहाँ आपका यहाँ भी इसी तरह से 3, यहाँ आपके निभाग की तरफ 3 और यहाँ बीजांड द्वार जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ 3 कोशिका होती हैं, ठीक है। तो ये था बीजांड की संरचना। और ये जो है आपका ये भ्रूण कोश है, क्या है, भ्रूण कोश। तो बीजांड की संरचना में आप लोगों को इतना दर्शाना है, इसे आप लोग इस तरीके से भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लोग इस तरीके से भी नाम दे सकते हो। तो बीजांड की संरचना में आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं, अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये है, यहाँ मैं आप लोगों को इनका भी कोशिका का नाम बता देता हूँ। ये जो दोनों हैं ये बगल बगल का, ठीक है, ये क्या है, ये जो बगल बगल के हैं, ठीक है, जो कोशिका दोनों जो बगल बगल होते हैं, ठीक है, कोशिका, उसे हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये जो बीच में होता है इसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, जिसका हमें अभी गुण बीजाणु जन्मेंशी का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये होता है अंड कोशिका। और ये जो होते हैं दोनों, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक कोशिका, यानी कि 2 कोशिका, यानी कि द्वितीयक कोशिका। थोड़ा हार्ड आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, आप लोग समझो, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोग इंटर में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये है बीजांड की संरचना।
तो आई होप कि आप लोगों को बीजांड की संरचना तो समझ में आ ही गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा बीजांड की संरचना में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन, जो आपको इसी के अंतर्गत है साहब, आपका इस तरीके सर के अंतर्गत है। ठीक है, अगर आपसे जायांग पूछ लिया जाए बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको इन सब को उसी में लिख देना है। ठीक है, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आए तब, अगर वो ऐसा तो आपको बीजांड की संरचना आ जाएगा, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बीजांड की संरचना। आप लोग इसे ऐसा ही नोट कर लीजिए, एक एक आपको वीडियो पीछे कर आप लोग एक एक पॉइंट को समझ सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो यहाँ अब हम लोग समझेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन देखिए स्टूडेंट, गुरु बीजाणु जनन, इसके पहले मैंने लघु बीजाणु जनन समझाया, वो तो लघु बीजाणु जनन आपका था उमांग के लिए, अभी गुरु बीजाणु जनन आपका जायांग के लिए है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझो। उसमें था क्या, परागकण का निर्माण करना या लघु बीजाणु का निर्माण करना है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें गुरु बीजाणु जो होता है मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। डिफिनेशन तो बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को इसका चित्र, आप लोगों को इसे अच्छे से दर्शाने में कठिनाई होगी, लेकिन बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझो तो। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड भी है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको हार्ड भी लगेगा, लेकिन एक एक चित्र को आप लोगों को समझने चलना है। ठीक है, एक एक चित्र को, बहुत सारे चित्र हैं इसलिए आप लोगों को एक पर ध्यान देना है, ना कि और सारे पर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक चित्र को सिंपली समझाऊंगा और आप लोगों को एक एक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक एक को, और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को सब समझ में आ जाए। तो यहाँ स्टूडेंट आप लोग समझिए कि ये जो होता है ये आपका एक है बीजांड। अब बीजांड है तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आप लोगों को एक ये कोशिका रखना है जिसका नाम है अधस्तरीय कोशिका। क्या है, अधस्तरीय कोशिका, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, एक एक को समझते हुए चलिए। ठीक है, अधस्तरीय कोशिका। ठीक है, अधस्तरीय कोशिका। अब इसमें होगा विभाजन। क्या होगा, अधस्तरीय कोशिका में होगा विभाजन। ये क्या है, अधस्तरीय कोशिका। अधस्तरीय कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजन होने के बाद यहाँ आपकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ आपकी दो कोशिका बन जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों का नाम क्या है, नंबर फर्स्ट इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन। क्या है, अब एक को समझ में आया, इसमें था अधस्तरीय कोशिका और इसका विभाजन हुआ तो यहाँ दो कोशिकाएं बन गई जिसका नाम है बीजाणु जनन कोशिका। क्या नाम है, बीजाणु जनन कोशिका, इसका नाम है स्टूडेंट बीजाणु जनन कोशिका, और इसका नाम है भित्तीय कोशिका। ठीक है, भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका। ठीक है, इसका नाम है भित्तीय कोशिका। तो बीजाणु जनन जो होता है बिना विभाजित हुए, यहाँ आपका भित्तीय कोशिका यहीं रह जाता है, इसी में लीन हो जाता है, लेकिन बीजाणु जनन जो होता है आपका कोशिका, यहाँ समझो बीजाणु जनन। ठीक है, जो आपका यहाँ बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जनन कोशिका, ये क्या होता है, बिना विभाजन के, यानी कि बिना विभाजित हुए। ठीक है, बिना विभाजित हुए, बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो जाता है। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या हो जाता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तब क्या होता है, इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद हमें यहाँ 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट यहाँ हमें क्या होंगी, 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोशिकाएं प्राप्त होंगी, जिसमें से आपको क्या करना है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बचती कितनी है, 1। तो यहाँ लिख देना है आप लोगों को 3 कोशिका जो है
3 कोशिका नष्ट हो जाता है, 3 कोशिका नष्ट हो जाता है और एक जो होता है, एक क्रियाशील आपका गुरु बीजाणु होता है, ठीक है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ 4 आपकी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ देखिए आपका अधिस्तरीय कोशिका विभाजित हुआ, आपके 2 कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका यहाँ आप रह जाती हैं। और यहाँ क्या होता है, बीजाणु जनन कोशिका जो होता है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाता है। अब इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 बीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं और इससे 3 नष्ट हो जाती हैं और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनका प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ आपका 3 कोशिकाएं तो नहीं रह गई, तो आपका यहाँ बचा एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका बचा। तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, एक कोशिका जब है तो इसमें होगा समसूत्री विभाजन। 3 तो नष्ट हो गई, एक बचा, तो एक को मैंने यहाँ अलग अलग चित्र में समझा रहा हूँ। एक बचा तो यहाँ होगा, इसमें यहाँ मैंने एक कोशिका रखा और इसमें होगा समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 2 क्या बचते हैं, 2 कोशिका बन जाते हैं। एक तो आपको रखना है निभाग की तरफ, अभी बीजांड की संरचना में बताया है, और एक रखना है स्टूडेंट कहाँ, बीजांड दौर की तरफ। यहाँ क्या होता है, यहाँ खाली स्थान, इसलिए आपका क्या है, यह है इसका बीजांड का जो है निभाग, और ये जो है स्टूडेंट ये है बीजांड दौर। क्या है, बीजांड दौर, ठीक है। समझो ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि समझ जाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले क्या है, इसमें अधिस्तरीय कोशिका, इसमें जब विभाजित हुआ तो आपका 2 कोशिका बीजाणु जनन कोशिका, भित्तीय कोशिका बनी। अब क्या हुआ, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए 3 आपका क्या हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणु हुए, ठीक है। तो इसमें से 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, एक क्रियाशील कोशिका बचता है। यहाँ जो कोशिका है, यहाँ आपको ऐसे लिख देना, एक कोशिका है, यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, एक निभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। आप देखिए स्टूडेंट, यहां क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। यहां जो है स्टूडेंट, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां जब 2 थी, एक से समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिका बनी। अब 2 से समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, 4 बनेंगी, ठीक है, 4 बनेंगी। अब 4 जब ये बनेंगी स्टूडेंट तो क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। अब यहाँ कितनी बनी, 4 कोशिका, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 4 कोशिकाएं बनी। अब इसमें क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। इसमें जो है स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। अब इसमें जब स्टूडेंट फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2, यानी कि 1 था कोशिका, अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ 2 हो गया, 2 से समसूत्री विभाजन हुआ 4 हो गया, 4 से समसूत्री विभाजन हो गया, कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे होगा, यहाँ मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट रख दो बीच में, समसूत्री विभाजन हुआ। अब मैंने आप लोगों को बीजांड की संरचना के अंदर कुछ दूसरे टाइप से इनको बैठाया था, 8 थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ आप लोगों को इनको कैसे करना है। अभी मैं आप लोगों को समझाया था कैसे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वहां आप लोगों को 8 प्राप्त हुए थे, 8 कोशिका। अब इनको देखिए स्टूडेंट कैसे रखना है, यहाँ आप लोगों को 3 निभाग की तरफ, अभी मैंने आप लोगों को समझाया जस्ट बीजांड की संरचना में, अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ समझ लीजिए। और 3 जो है बीजांड द्वार की तरफ, ठीक है, 3 आपको बीजांड द्वार की तरफ रखना है, और 2 आपका केंद्रक, यानी कि 2 आपका है कोशिका जो कि एक केंद्रक है, ठीक है। और ये आपका है द्वितीयक, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, द्वितीयक केंद्रक। क्या है, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और ये जो है आपका स्टूडेंट, ये सब है प्रतमुखी कोशिका, सॉरी प्रतमुख लिखिए, प्रतमुख कोशिका। क्या है स्टूडेंट,
प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और ये जो है आपके स्टूडेंट जो बगल बगल के दोनों हैं ये है स्टूडेंट सहायक कोशिका। क्या है, आप लोगों को याद होगा, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं वीडियो को तो याद होगा, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था बीजांड की संरचना में कोशिका, और ये जो बीच का होता है इसे ही प्राप्त करना था, जिसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। बस यही आपका था, गुरु बीजाणु जनन अंड कोशिका आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। ये मादा भाग का एक जननांग है। तो यहाँ तक आप लोगों को करना था, आप लोगों को ये हार्ड प्रोसेस लगा होगा, लेकिन अगर आप लोगों को मैं ध्यान से समझा देता हूँ एक बार और, यहाँ आप लोगों को लिखना है गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक, ठीक है। यहाँ एक अर्धस्तरीय कोशिका, उसका विभाजन हुआ, बना बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका, ठीक है। अब यहाँ बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, तो यहाँ 3 तो नष्ट हो गए, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा, ठीक है। तो उसे मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ इस तरह बना दिया। तो इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 कोशिका का निर्माण हुआ, एक तो निभाग की तरफ, एक बीजांड दौर की तरफ। अब यहाँ फिर से समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 मिले, फिर 4 से समसूत्री विभाजन हुआ 8 मिले। फिर इसको सेट करना था कैसे, जिस प्रकार से बीजांड की संरचना में सेट थे, उसको कुछ इस तरफ से आप लोगों को सेट करना था। प्रथमुख कोशिका, द्वितीयक कोशिका, ठीक है, और अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ऐसे नाम देना है, ठीक है। तो ये था गुरु बीजाणु जनन। बहुत ही आसान लगा होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान वे से समझाया है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पुष्प की संरचना, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, बीजांड की संरचना, स्त्री केसर, पुमांग, ठीक है। हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के कई सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब आपका बचता है परागण, और छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं। परागण को समझिए स्टूडेंट। परागण क्या होता है समझो। मैंने पुष्प में समझाया था कि वर्तिकाग्र कहाँ होता है और क्या, और आप लोगों का जो पुंकेसर होता है वो कहाँ होता है। वर्तिकाग्र आपका मादा भाग है और पुंकेसर आपका नर भाग है। पुंकेसर आपका पुमांग है भाग का है, और ये आपका वर्तिकाग्र आपका जायांग है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ पूरा परागण की प्रक्रिया। तो परागण की प्रक्रिया पूरे समझिए, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लिखकर आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ समझो, परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों की पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, यहाँ ये क्या कह रहा है, किसी पुष्प के पुंकेसर से, ये आपका क्या है, पूरा पुंकेसर है, ठीक है। और इसमें क्या, ये आपका क्या है, परागकोश है, और इसके अंदर क्या होता है, परागकण, ठीक है। तो इसमें कह रहा है किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर तक परागकणों को पहुंचने की क्रिया। ये जो होते हैं स्टूडेंट, परागकण जो होते हैं, इसे इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, ये वर्तिकाग्र, ठीक है। इस परागकणों को इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं परागण। अब ये भाई कई माध्यमों से पहुंच सकता है, अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण, परपरागण, इनके लाभ हानि, ठीक है। लेकिन स्वपरागण में कोई माध्यम नहीं होता, वो स्वतः होते हैं। परपरागण में माध्यम होते हैं, लेकिन स्वपरागण में कोई भी माध्यम नहीं होते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो इतना समझ में आया, परागण की प्रक्रिया समझ में आया। स्वपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण, जो पुष्प है उसके परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे एक पुष्प है उसका परागकण उसी पुष्प के, यहाँ उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक है। कोई पुष्प है उसका परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। इजी है अगर आप लोग समझो तो, ठीक है।
देखिए, जब एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया परागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, तो लाभ है, इसमें पादप का शुद्ध वंश चलता है। आप समझो, इसमें लाभ क्या है, पादप का शुद्ध वंश चलता है। अच्छा बताओ, शुद्ध वंश क्यों चलता है? देखिए स्टूडेंट, इसका शुद्ध वंश इसलिए चलता है क्योंकि जब उसी पुष्प का वर्तिकाग्र पर, यानी कि उसी पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो कोई दूसरा, देखिए कोई दूसरा वंश थोड़ा नहीं आएगा, उसी पुष्प का जब वर्तिकाग्र पहुंचेगा वही वंश रहेगा, तो इसलिए इसमें पादप का शुद्ध वंश चलता है। ठीक है, दूसरा, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें परागकणों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कम परागण भी होते हैं तो स्वयं जब उसी पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे दो इनके लाभ। हानि देखिए, ऐसे बीज जो होते हैं शीघ्र नहीं पकते हैं, ऐसे बीज जो होते हैं स्टूडेंट शीघ्र नहीं पकते हैं। ठीक है, और दूसरा, बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, ऐसे बीज जो होते हैं उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं क्योंकि ये स्वयं क्या करते हैं, परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। तीसरा, किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। वही बात है, जब शुद्ध वंश होगा तो इसमें नई जाति की उत्पत्ति कैसे होगी? ठीक है, तो नई जाति की उत्पत्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसी परागकण का जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वही शुद्ध वंश चलता है और कोई नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये इनके हुए 3 हानि और 2 लाभ और स्वपरागण के डिफिनीशन। तो आप लोगों को परागण और स्वपरागण समझ में आ गया होगा, उनके लाभ और हानि। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे परपरागण। ठीक है, परपरागण, तो परपरागण क्या होते हैं? देखिए, स्वपरागण क्या होता था, जब एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, मतलब उसी पुष्प पर। अब यहाँ क्या होता है, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये नहीं है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता था, वो स्वपरागण में था, लेकिन इसमें कह रहा है उसी जाति के दूसरे पौधे के, मतलब जात वही हो, अगर आपका गुलाब हो तो गुलाब हो। ठीक है, और आपका कोई दूसरा पुष्प हो तो दूसरा, मतलब क्या है कि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यहाँ जो होता है 2 अलग अलग पौधों पर लगा रहता है। यहाँ जो होता है स्टूडेंट, दोनों अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं, बगल में कोई दूसरा पौधा लगा हो। ठीक है, और वही पौधा मतलब बगल में और लगा हो तो दोनों पौधों के बीच भी यह संपर्क हो सकता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, अब परपरागण आपका वायु परागण भी होता है, जंतु आपका जो होता है जल परागण भी होता है। ठीक है, और जंतु परागण भी होता है। देखिए, वायु परागण जब वायु के द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जल परागण जब जल के द्वारा परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे परपरागण के लाभ तथा परपरागण के हानि। जो परपरागण है उनके लाभ क्या है और परपरागण की हानि क्या है? ठीक है, तो उनके लाभ हैं, इसमें बनने वाले फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसमें जो लगने वाला फल है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। पहला पॉइंट, इसमें लगने वाला फल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दूसरा, उत्पन्न जातियों में रोग अवरोधक क्षमता अधिक होती है। जो इसमें उत्पन्न जाति होते हैं इनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि रोग अवरोधक क्षमता अधिक होती है। अब इनकी हानि को समझ लीजिए। इस क्रिया के लिए वाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। जो परपरागण की क्रिया है इसमें वाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। क्यों? जब अगर देखिए वायु परागण द्वारा ना हो, जल परागण द्वारा ना हो, ठीक है, इन सब के द्वारा ना हो तो ये परागण संभव ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है, किसी भी क्रिया के लिए वाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरा, परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है। स्टूडेंट, स्वपरागण में क्या था, परागकणों की आवश्यकता कम होती है, उसमें कम परागण में भी आपका संभव हो जाता है, लेकिन इसमें परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि अधिकतर परागकण नष्ट हो जाता है। अधिकतर परागकण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे
जब ये परागकण को ले जाते हैं तो थोड़े देखो परागकण तो कुछ गिर जाते होंगे, ठीक है, नीचे, और कुछ उस पर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है और स्वपरागण में कम होता है, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट ये हानि है, इस क्रिया के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरा, परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि अधिकतर परागकण नष्ट हो जाते हैं। तो परागकण का पूरा परागण की प्रक्रिया समझ में आया, परागण क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, इनके लाभ हानि, ठीक है। और आपका ये सब समझ में आ गया होगा। कृत्रिम परागण, अगर आपको कोई पूछे कृत्रिम परागण, तो मनुष्य द्वारा किया गया परागण कृत्रिम परागण होता है, ठीक है। बस इतना ही कहना है। तो ये था स्वपरागण, परपरागण, सब कुछ। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझेंगे छोटे छोटे पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, आसंग जनन, ठीक है, और बहुभ्रूणता, इन सबको समझने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनिषेक जनन, अनिषेक फलन एंड आसंग जनन और बहुभ्रूणता। आज हम लोग इन्हें बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट अनिषेक जनन। देखिए स्टूडेंट, नाम क्या है, अनिषेक जनन, ठीक है। तो ये क्या है, अनिषेक जनन का अर्थ होता है यह बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। ऐसी घटना जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूज के ही भ्रूण का निर्माण हो जाए, इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन, उसमें क्या था, अनिषेक जनन, यानी कि जनन का अर्थ होता है भ्रूण का निर्माण होना, और इसमें क्या होता है, अनिषेक फलन यानी कि फलों का निर्माण होना, ठीक है। तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अंडाशय से बिना फर्टिलाइजेशन करे फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन, ठीक है। यहाँ देखिए, इससे जो ऐसे फलों को अनिषेक, जो आपका अनिषेक फलनी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक फलनी फल, इतना याद रखना। दूसरा है, इसमें बीज नहीं होते। ये जो फल होते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होती स्टूडेंट, इसमें सीड नहीं होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए अनिषेक फलन में, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हो, अंगूर और केला आदि, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अनिषेक फलन के। अगला हमारा है आसंग जनन। आसंग जनन क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। आसंग जनन क्या होता है स्टूडेंट, इससे मैं आप लोगों को बताता हूं कि पौधों के जीवन चक्र में, जो पौधों का जीवन चक्र होता है उसमें युग्मक संलयन क्या होता है, युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना, इसमें जो होता है स्टूडेंट, युग्मक का बिना संलयन के और बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ कह रहा है बिना युग्मक के संलयन की, और क्या कह रहा है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, कि बिना नए पौधे की उत्पत्ति हो जाता है। इस घटना को आसंग जनन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, आसंग जनन। देखो ये कह रहा है, देखिए, युग्मक संलयन की बिना तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को आसंग जनन कहते हैं। खोज इनका कौन किया था, इनकी खोज या इसकी खोज जो आप लोगों का विल्कर नामक वैज्ञानिक ने किया था। विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1908 ईस्वी में, ठीक है, 1908 ईस्वी में। जैसे आपका एग्जाम्पल है गन्ना, आलू आदि, ये आपके आसंग जनन के एग्जाम्पल हैं, गन्ना, आलू आदि, ठीक है, गन्ना, आलू आदि। अब बहुभ्रूणता समझ लीजिए। बहुभ्रूणता, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। बहु मतलब बहुत, भ्रूण का अर्थ होता है, भ्रूणता का अर्थ होता है भ्रूण। तो एक बीजांड में, बीज में, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है संतरा। एक संतरा है, उसमें बहुत सारे आपके देख सकते हैं सीड होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ये सब है भ्रूण, ठीक है।
तो यहाँ आपका स्टूडेंट यही एक चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, बहुत सारे टॉपिक अगर आप एनसीईआरटी को मिलाएं तो एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका ये जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मैंने सभी टॉपिक को क्लियर करा दिया। अब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग क्या क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठोस अवस्था और जीव जनन कैसे करते हैं, इन सारे चैप्टर को नहीं देखा है तो इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन 4 चैप्टर का आप लोग देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि पूरा आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागण भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पुष्प की संरचना, ये 4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, तभी मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ठीक है, इससे कम 1000 लाइक तक पहुंचाइए और चैनल पर नए आए हूँ तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो लगातार देता रहूंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।